आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और हम बात कर रहे हैं दो कॉमेडियन, एक जेलेंस्की और दूसरा भगवंत मान। दोनों क्यों चर्चा में अचानक से आ गए हैं? भारत की राजनीति में जब हम बात कर रहे हैं तो एक टफ स्टैंड लेने वाले भगवंत मान का जिक्र होता है और ट्रंप से भिड़ गए सीधे सीधे जेलेंस्की। व्हाइट हाउस में जाते हैं, वहां पर मीटिंग होती है और फिर जो तमाशा होता है वो दुनिया देख रही है। क्या एक कॉमेडियन जब राजनीति में आता है तो इतना टफ हो जाता है कि हर सिचुएशन को झेल सकता है, या फिर कुछ ऐसा है जो बेवकूफी पर बेवकूफी कर रहे हैं? क्या जेलेंस्की ने एक राजनीतिक सूझबूझ दिखाई है या उसने व्हाइट हाउस में एक बेवकूफी कर दी है? क्या भगवंत मान का स्टैंड जो है, जो कहा जा रहा है कि बंद कमरे में केजरीवाल को लगभग पंजाब की राजनीति में हावी नहीं होने देना चाह रहे हैं, तो क्या वो एक राजनीतिक सूझबूझ दिखा रहे हैं या बेवकूफी कर रहे हैं? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हरीश हैं, हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं, हमारे साथ भास्कर हैं। शैलेंद्र जी इंटरनेशनल मामलों में बड़ी समझ रखते हैं, अच्छा अध्ययन करते हैं। सीधा सवाल इन्हीं से पहला कर लेते हैं कि क्या जेलेंस्की एक कॉमेडियन फिर से साबित हो जाएंगे इस कदम के बाद? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। कम से कम जेलेंस्की अब राजनीति में थोड़ा मजा चुके हैं। वो जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में जो किया, उसे हर कोई, पूरा दुनिया स्तब्ध है। वो आज तक ऐसा हुआ नहीं। और व्हाइट हाउस से जिस तरह से उनको बेइज्जत करके निकाला गया, ऐसा भी इतिहास में आज तक नहीं हुआ। लेकिन ये सवाल है कि जेलेंस्की ने ऐसा किया क्यों? क्या अनजाने में हुआ? अनजाने में बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसा मुझे नहीं लगता। दो बात करें, अगर हम यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यूक्रेन के लिहाज से इसे आप बेवकूफी की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन को इसकी कीमत अब चुकानी पड़ेगी। लेकिन अगर जेलेंस्की के लिहाज से बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि जेलेंस्की इसके जरिए यूक्रेन में खुद को बचाने की, यूक्रेन की जनता के सामने खुद को बचाने की स्थिति में, खुद को सुरक्षित रखने की स्थिति में होंगे। इसे इसलिए मुझे लगता है कि इस बार उन्होंने यूक्रेन से ज्यादा खुद को बचाने के लिए ये काम किया है। एक चीज ये देखिए, जब से जंग शुरू हुई तब से ये कहा जा रहा था कि जेलेंस्की जो है वो युद्ध की भूमि में नहीं टिकेंगे। पुतिन से उन्होंने जंग शुरू की और एक और महाशक्ति ट्रंप से भिड़ गए बिना युद्ध समाप्त किए। हरीश, आपने आज इस पर बहुत रिसर्च की है, आप ये बताइए कि जेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा क्यों किया और ट्रंप ने यह बेवकूफी क्यों की? उनको माइलेज लेने के लिए वो चाहते तो साइलेंट रह के वहां से जा सकते थे। ये जो बहस हुई, ऑन कैमरा बहस जो हुई, वो क्या फेल्योर है? किसका फेल्योर मानते हैं आप? नहीं, देखिए, इस तरीके की जो बातें हैं, ये फेल्योर तो सीधे तौर पर जो है जेलेंस्की की जो टीम थी उसका भी एक फेल्योर है, क्योंकि उन्होंने ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया होगा कि वो किस मुद्दे पर बात करेंगे या क्या बात करेंगे। लेकिन उससे बड़ा फेल्योर डोनाल्ड ट्रंप की टीम का है। जब आप किसी दूसरे देश के प्रेसिडेंट को बातचीत की टेबल पर लाते हैं, आपने उसको व्हाइट हाउस में इनवाइट किया, आप ओवल ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं और वहां पर एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर ही है वो आकर आपको अचानक से आपकी ही बातों को काउंटर करना शुरू कर देता और आपके पास कोई जवाब नहीं होता। आप उसे बस उसके हर जवाब पर सिर्फ उसे चुप कराते कि आप चुप रहिए, आप उस पोजीशन में नहीं है कि आप हमसे बात कर सकें। ये जो सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि लास्ट मोमेंट पर जेलेंस्की ने अपना जो स्विच है वो चेंज किया और ना तो जेडी वेंस को समझ आया, ना मार्को रूबियो को समझ आया और ना प्रेसिडेंट ट्रंप समझ पाए कि जेलेंस्की की इस बात को काउंटर कैसे करें। एक चीज और मैं इस बात पर लौटूंगा, बात करूंगा, लेकिन एक चीज लगातार कही जा रही है कि ट्रंप भी दूसरे कार्यकाल में इतने ज्यादा एग्रेसिव हैं और इस तरह के फैसले एक के बाद एक ले रहे हैं कि उनकी भी अपनी एक बेचैनी दिखाई दे रही है। आप एक जो इजराइल के प्रधानमंत्री जब गए थे तो उनको छोड़ दें तो ज्यादातर मामलों में वो आप देखिए, जॉर्डन के किंग के साथ भी उनका बर्ताव बहुत रफ एंड टफ रहा, ब्रिटेन के राजनयिकों के साथ रफ एंड टफ रहा, प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री तो मैनेज कर लेते हैं सारी चीजों को, लेकिन जो चीजें हम हिंदुस्तान की कूटनीति के लिहाज से भी देखें तो गुडी गुडी सो जेस्चरिंग रही उनकी। ये मोदी की खूबी है कि वो अपने मैनिपुलेट करके ले आए अपनी चीजों को,
लेकिन अगर आप बड़े राष्ट्राध्यक्षों को बुलाते हैं और उनके साथ सही ट्यूनिंग नहीं कर पाते हैं, तो ये तो ट्रंप का भी फेल्योर है ना। नहीं, ट्रंप का फेल्योर कम है। ट्रंप का फेल्योर कम इसलिए है कि आज दुनिया को अमेरिका के साथ ट्यून करने की जरूरत है। ट्रंप को उतनी जरूरत नहीं है जितनी दुनिया के दूसरे देशों को है। अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर गए, ट्रंप ने यूक्रेन की बात हुई, उन्होंने कह दिया कि क्या आप अपना फोर्स डिप्लॉय करिए, क्या अमेरिका के बगैर आप यूक्रेन को प्रोटेक्ट करने की स्थिति में है। यही बात उन्होंने यूरोप के लिए कही। पूरा यूरोप मिलकर के यूक्रेन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता अगर अमेरिका निकल जाए तो ये कंपल्सन डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अचानक से अपना स्टैंड चेंज कर दिया। जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, इसी स्टैंड पे वो चुनाव प्रचार भी कर रहे थे। ये जो एक चीज आपके पास लौटेंगे, मैं जो जहां से हमने बातचीत शुरू की थी कि कॉमेडियन को क्या कमतर आंक लेते हैं, क्या राजनीति में उनको कच्चा खिलाड़ी मान लेते हैं, क्या जो जेलेंस्की और ट्रंप की जो वो चल रही है केमिस्ट्री, उसको आप भारतीय राजनीति में मान और केजरीवाल के साथ जोड़ के देख सकते हैं। क्या हो रहा है? किसी को हंसाना दुनिया में सबसे टफ काम है, सबसे टफ काम है। इसके बाद जितने काम आते हैं, रुलाना बहुत आसान है, मारना पीटना आसान है, किसी को हंसाना सबसे टफ काम है। और जो कॉमेडियन है होते हैं वो ऑलरेडी टफ होते हैं। इस बात का सबूत भगवंत मान और जेलेंस्की दोनों को देख के मिल रहा है। जेलेंस्की ने जो किया उसका नतीजा पूरे यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा। उनकी उनकी इमेज बन गई। लेकिन अतिथि देवो भाव बोला जाता है अमेरिका में, वो ट्रंप ने नहीं किया, वो गलत रास्ते पे गए। ऐसे ही कुछ केजरीवाल कर रहे थे, यहाँ दिल्ली से पंजाब में घुस हारे तो पंजाब में जा रहे थे, तो भगवंत मान थोड़ा सा अपने मूड में आए और एक बंद कमरे में एक मीटिंग हुई थी कहा जाता है, और उसके बाद से पंजाब से केजरीवाल का पत्ता एकदम से कट गया। अब मीटिंग में क्या हुआ होगा, कॉमेडी तो नहीं हुई होगी, तो मीटिंग में क्या हुआ होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि केजरीवाल जी को भगवंत मान ने एक टफ संदेश दे दिया। एक भैया चीज थैंक यू। एक चीज और मैं कहूंगा हरीश, अब हम फाइनल कमेंट कर जा रहे हैं कि अब यहां से क्या रास्ते हैं जेलेंस्की के सामने। एक युद्ध को रोकने की कोशिशें जो हो रही थी इंटरनेशनल बिरादरी के सामने, अब विकल्प क्या रहेंगे? देखिए, जेलेंस्की के पास मुझे जो लगता है कि एक ही विकल्प है, जेलेंस्की नहीं बल्कि यूक्रेन के पास एक विकल्प है। 3 साल से आप युद्ध लड़ रहे हैं, अगर इस युद्ध को खत्म करना है, जो भी देश जैसा भी अब खंडहर में बदलने के बाद भी जो भी देश और जो लोग बचे हैं उन्हें अगर बचाना है तो जेलेंस्की को रिजाइन करना पड़ेगा। और जेलेंस्की को रिजाइन करके एक पीस डील साइन होनी चाहिए पुतिन के साथ, और उस पीस डील के मुताबिक फिर आगे काम होना चाहिए। एक चीज और मैंने पढ़ रहा था अभी एक आर्टिकल, तो उसमें ये कहा जा रहा था कि ये जो फजीहत हुई अमेरिका में जेलेंस्की की, इससे तो बेहतर था कि पुतिन के साथ ही डील कर लिए होते, डायरेक्ट डील। क्या कहेंगे आप? नहीं, पुतिन के साथ डायरेक्ट डील कर लिए होते तो फिर यूक्रेन में क्या मुंह दिखाते, जनता उनको माफ नहीं करती। अब ये काम उनको शुरू में करना था, जब वो अमेरिका की ही सह पे ऐसा कहा जाता है कि नेटो में शामिल होने के लिए उन्होंने वो एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया। उन्होंने उसकी भारी कीमत यूक्रेन को चुकानी पड़ी। आज अगर वो पुतिन के सामने, पुतिन ने साफ कर दिया है कि हम अपनी शर्तों पर समझौता करेंगे, जो जमीन हमने लिया है छोड़ेंगे नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया इनको कि भाई अब जो जमीन लिया उसको भूल जाओ, पुतिन उसको नहीं छोड़ने वाला है। तो अब जेलेंस्की के पास वो स्कोप बहुत कम बचा हुआ है, वो रास्ता नहीं बचा है कि वो पुतिन से सीधा डील कर ले। फिर यूक्रेन की जनता को वो क्या जवाब देंगे। अब उनके पास फेस सेविंग का एक ही रास्ता है उनके पास, कि अमेरिका को बीच में लाए। एक्चुअली वो चाहते यही हैं। ये जो बहस हुई ये कोई ट्रंप ने नहीं शुरू किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की ने शुरू कर दिया इस चीज को। तो जेलेंस्की का ये कहना है कि भाई अमेरिका बीच में आए, हम रूस की सभी शर्तें नहीं मानेंगे। तो उनका मकसद ये है कि उन्हें भी अपना फेस सेव करने का मौका मिले। लेकिन ट्रंप जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है इस मामले पर, जेलेंस्की को ये लगने लगा कि अब मेरे पास बचाव का उपाय नहीं बचेगा, मैं अपने देश की जनता को क्या कहूंगा। एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ शुरू हुई। ये देखिए, अब एक मध्यस्थ और चाहिए। अगर ट्रंप से रिश्ते बिगड़ गए, नहीं हुआ, पुतिन से आप डायरेक्ट डील कर नहीं सकते। दुनिया के कई बार हमने जब युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से लगातार हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी वो कड़ी हैं जो जेलेंस्की से भी फोन पे बात कर लेते हैं, पुतिन से भी बात कर लेते हैं, ट्रंप से भी बात कर लेते हैं। तो क्या अब हिंदुस्तान में फिर से ये बहस चलेगी कि मोदी को यहां पर कूदना पड़ेगा? क्या कहेंगे, पीएम मोदी की अब भूमिका बढ़ेगी?
वह बढ़ सकती है, लेकिन ट्रंप चाहे तो। ट्रंप ने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि किसी तीसरे मध्यस्थ की जरूरत है। ट्रंप ने सीधा कहा कि आना है तो मेरी ही शरण में आना होगा, तुम्हारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। तो क्या जेलेंस्की और ट्रंप के बीच का ये जो ड्रामा है तमाशे के बाद, कहीं से लगता है कि भारत दिल्ली से कोई फोन गनगनाएगा दोनों नेताओं के पास? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी बहुत स्ट्रांग लीडर रहे हैं, मोदी की भूमिका बहुत स्ट्रांग रही है। रशिया का दौरा करते हैं, यूक्रेन का दौरा करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ट्रंप से बात नहीं बनती है, तो फिर आखिरी कड़ी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी होंगे, हैंडशेक कराने के लिए पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच में। क्या लगता है कि ये जो 3 धुरियां हैं, इसमें भारत को आना चाहिए, आएंगे, करेंगे, कैसा लग रहा है? क्योंकि ट्रंप से सबसे हालिया मुलाकात बड़े नेताओं में देखें तो प्रधानमंत्री हैं जो इन दोनों के टच में है लगातार। आप नोटिस नहीं कर रहे हैं, ये हो चुका है। आप आने की बात कर रहे हैं, मोदी के जाने के बाद ही जेलेंस्की गए हैं वहां पे। सब चीजें पहले से तय हैं। रूस के साथ भारत भारत और अमेरिका, ये सब कुछ एक ट्रायंगल बन चुका है पहले से। पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, उसकी एक्टिंग जो है वो दिखी व्हाइट हाउस में। दैट्स इट। नहीं, ये तो नया नैरेटिव इन्होंने दे दिया। इंटरनेशनल एक्सप्रेस से हम लोग समझ लेते हैं सलेन जी से। ये क्या, ये जो नैरेटिव दे रहे हैं, आपको कुछ दम लग रहा है उसमें? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हाँ, मैं जानता था आप असहमत होंगे। मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए, इसमें मामला क्या है ना, एक और एंगल है इसका। एंगल ये है कि अमेरिका को चाइना को भी काउंटर करना है, तो अमेरिका रूस को लेकर के सॉफ्ट है। ट्रंप पहले से कहते रहे हैं कि अब रूस हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा एक्चुअल दुश्मन जो है हम वो चाइना है। चाइना और रूस की बहुत अच्छी निभ रही है इन दिनों। तो अमेरिका की एक कोशिश ये भी हो सकती है कि रूस को अपनी तरफ खींचे तो चाइना अपने आप थोड़ा अलग होगा, फिर चाइना को हमें अलग थलग करने में थोड़ी सहूलियत होगी। एक एंगल इसका ये भी हो सकता है। लेकिन जहां तक यूक्रेन का सवाल है, अब मुझे लगता है यूक्रेन को तो जाना ट्रंप के पास ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। और ट्रंप की इजाजत सहमति के बिना दुनिया का कोई नेता इन्वॉल्व होकर इसको सफल नहीं बना सकता। ये देखिए क्या है कि जब सर्वशक्तिमान के लिए भी एक चाहिए होता है जो बीच में बातचीत कर ले। ये सवाल जो हमारे आपके जहन में थे, जो हमारे न्यूज रूम से साथियों ने सवाल किए हैं, वो सवाल मान छूट गए। आप तो जेलेंस्की पे रह गए, हमारे 2 कॉमेडियन में भगवंत मान तो छूट ही गए। नहीं, भगवंत मान पे आपने बहुत कुछ बता दिया। भगवंत मान पे हम लोग फिर और चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवंत मान भी जो है बाउंड्री खींच चुके हैं। हाँ, बाउंड्री उन्होंने तो खींच दी है। यहाँ कोई मध्यस्थता करेगा, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? भगवंत मान करने नहीं देंगे अभी, देखिए। और आपके जहन में भी जो सवाल हो इस तरह के, एक न्यूज रूम में हमारी चर्चा हुई, और वो सवाल आपसे पूछते हैं, किसी भी हमारे साथी से पूछते हैं, जो हमें लगता है कि जनता के बीच तैर रहे हैं। एक कॉमेडियन जेलेंस्की, एक कॉमेडियन भगवंत मान, दोनों की राजनीतिक समझ, उस पर आपकी क्या राय है? ये टकराव कहां जाएगा, कहां रुकेगा? जरूर पूछिए। कुछ सवाल आपके जहन में हो तो बताइए, फिर हम लौटेंगे, फिर हम बात करेंगे और इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स।